चलिए देखिए, हम लोग बेटा टॉपिक कर रहे थे वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में हम लोगों ने पढ़ लिया था वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन ऑपरेटिंग साइकिल बेसिस पे। अब आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन बाय एस्टिमेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसमें मैंने आपको बताया था हमारे पास दो अलग अलग बेसिस हैं। पहला है ग्रॉस वैल्यू बेसिस और दूसरा है कैश कॉस्ट बेसिस। पहले हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रॉस वैल्यू बेसिस। तो ग्रॉस वैल्यू बेसिस में एक हमने फॉर्मेट लिखा है। अब जरा एक फॉर्मेट लिखा है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ चलो अब लिखना शुरू करो। आइए जरा पहले बेटा एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल। इसमें लिखिएगा द फॉलोइंग एनुअल फिगर्स are related to X Limited. X Limited लिखिए। सेल्स ब्रैकेट में लिखेंगे एट 2 months क्रेडिट, 36 lakh। मटीरियल कंज्यूम्ड ब्रैकेट में लिखेंगे सप्लायर गिव्स 2 month क्रेडिट, ₹9 lakh wages paid। ब्रैकेट में लिखेंगे मंथली इन अरियर 7,20,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस outstanding at the end of the year 80,000।
और आगे लिखिएगा कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 month in arrear फिर आगे टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस paid as above 2,40,000 total sales promotion expenses paid quarterly in advance 1,20,000 आगे लिखेंगे द कंपनी sells its product on gross profit of 25% counting depreciation as part of cost of production. It keeps 1 month's stock of raw material and finished goods and a cash balance of rupees 1 lakh stock of finished goods is always valued at factory cost assuming at 20% safety margin. Work out working capital requirement of the company. Working capital requirement of the company. चलिए अब सामने देखिए बेटा,
देखो इसमें लिखा है द फॉलोइंग एनुअल फिगर्स आर रिलेटेड ऑफ एक्स लिमिटेड। कह रहा है एक्स लिमिटेड की ये फिगर्स हैं। क्या क्या? नंबर 1 सेल्स 2 मंथ क्रेडिट। अब आप आखिरी में देखो वो कहता है वर्क आउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। अब ये बताओ, इधर देखिएगा, वर्किंग कैपिटल आपने पढ़ा करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब करंट एसेट दिए नहीं जाएंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे। मैं बताता हूं कैसे कैसे। पहले पहचानेंगे फिर ढूंढना सीखेंगे। जैसे नंबर 1, आपने सेल करी 36 लाख की साल भर में और 2 महीने का उधार दिया। लिखा है ना 2 मंथ क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ, यहां देखना। मान लो हम कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो जनवरी से लेके दिसंबर तक हम लोग का ईयर होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये ईयर है। अब ध्यान से सुनना, जो सेल हमने जनवरी में करी उसका पैसा जनवरी में नहीं आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा। तो 2 महीने रुक के आया। फिर देखो आगे, जो हम लोग फरवरी में सेल करेंगे उसका पैसा फरवरी में नहीं आएगा, मार्च में नहीं आएगा, अप्रैल में आएगा। बताओ बेटा, ऐसे ही जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च में जो सेल करोगे उसका मार्च में नहीं आएगा, अप्रैल में नहीं, मई में आएगा। तो देखो हो क्या रहा है, हम सेल कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमेशा 2 महीने का पैसा तो फंसा हुआ है ना डेटर के पास। तो अब हम ऐसे कह देंगे, अगर 36 लाख ये 12 मंथ की सेल है तो 2 मंथ की जितनी होगी उतने तो हमारे पास डेटर्स हैं। ठीक है, उतने हमारे पास डेटर्स हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने मटेरियल कंज्यूम कर लिया 9 लाख का। अब सब बच्चे सोचो 1 सेकंड के लिए। देखो मटेरियल कंज्यूम कर लिया 9 लाख का। ध्यान से सुनना, ये बताओ मटेरियल कंज्यूम करने का मतलब ये हो गया कि मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना दिए। तो अब सुनो, मटेरियल में 2 बातें होंगी। नंबर 1, पहला, मटेरियल जब खरीद के लाते हैं तो उधार पे खरीद के लाते हैं। मटेरियल ही तो उधार खरीदा जाता है ना, फिनिश्ड गुड्स तो हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे, देखिए हम लोग ये कहेंगे कि 9 लाख का मटेरियल अगर 12 महीने में हमने कंज्यूम कर लिया तो यहां लिखा है सप्लायर गिव्स 2 मंथ्स क्रेडिट। सप्लायर 2 महीने का उधार देता है। तो यहां भी तो वही होता होगा जैसे डेटर में हुआ। जो जनवरी में खरीद के लाते होंगे उसका पेमेंट जनवरी में नहीं, फरवरी में नहीं, मार्च में करते होंगे। जो फरवरी में खरीद के लाए उसका फरवरी में नहीं, मार्च में नहीं, अप्रैल में करते होंगे। तो हमेशा 2 महीने का हमारे पास क्रेडिटर्स रहते होंगे। तो हम कहेंगे 9 लाख अगर 12 महीने का, 2 महीने का जितना होगा उतने हमारे पास क्या होंगे? क्रेडिटर्स होंगे। एक बात। दूसरी बात, मटेरियल से 2 चीजें निकलती हैं, ये तो एक हुई। दूसरी चीज सुनो, देखो इधर दूसरी चीज बेटा, मटेरियल हमेशा हम लोग स्टॉक में भी रखते हैं। जब स्टॉक में रखा जाता है तो कुछ दिन के कंजम्पशन के बराबर रखा जाता है। 15 दिन, 1 महीने, 10 दिन, है ना। क्वेश्चन हमेशा आपको बताएगा। स्क्रीन पे देखिए जरा, ये लिखा है इट कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ ईच रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो अब हम ऐसे कहेंगे, अगर 9 लाख का 12 महीने में खरीदते हैं तो 1 महीने में जितना रखते होंगे उतने का स्टॉक पड़ा रहता होगा। अब जो क्रेडिटर निकल के आएगा वो क्या होगा? करंट लायबिलिटी। और जो स्टॉक निकल के आएगा ये क्या होगा? करंट एसेट। जो डेटर निकल के आया वो क्या होगा? करंट एसेट। ठीक है। और देखो हमें करना ही क्या है, ये देखो पिछली क्लास में ये स्टेटमेंट बनाया था। देखिए, तो हमें करना क्या है? करंट एसेट्स इकट्ठा करने हैं, उसका टोटल, करंट लायबिलिटीज इकट्ठा करनी है, उसका टोटल, और दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वही वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो इसका तो नाम ही है कि एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब हम करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी निकाल रहे हैं,
बाई एस्टिमेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। एक एक कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा, डेटर अलग, स्टॉक अलग, क्रेडिटर अलग, समझ गए ना, ये सब निकालना पड़ेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो अब बताओ सेल से क्या मिला, डेटर, स्टॉक से क्या मिला, मटेरियल कंज्यूम से। दो चीजें, एक तो क्रेडिटर और दूसरा उसका स्टॉक। आगे बढ़िए। अब कह रहा है वेजेस मंथली इन एरियर। अब बेटा आप बात समझिए, स्क्रीन पे देखिए, वेजेस मंथली इन एरियर। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है वेजेस देने का कॉन्सेप्ट ही है, जब एम्प्लॉय जनवरी में काम करेगा तो उसका पैसा फरवरी में मिलेगा, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, एंड सो ऑन। तो एक महीने तो हमेशा रोक के रखा है ना, एक महीने का बकाया है तो लाइबिलिटी, और किस में जाएगा, करंट लाइबिलिटी। तो हम ऐसे कहेंगे, देखो अगर 7,20,000 ये 12 मंथ का, तो एक महीने का कितना, उतना हमेशा बकाया रहता है, ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब, अब मैंने क्या कहा, अब इससे आपको एक आइडिया लग गया क्या, एक एक आइटम पढ़ना है, उसमें से ढूंढना है करंट एसेट निकलेगा कि करंट लायबिलिटी निकलेगी, और उसको इसी स्टेटमेंट में लिखते जाना है। फिर करंट एसेट का टोटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, फिर करंट लायबिलिटी का टोटल निकालेंगे, और दोनों का डिफरेंस, ये हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। एक सेकंड के लिए मान लीजिए हमारे करंट एसेट का टोटल आ गया 1 लाख, लायबिलिटीज का टोटल आ गया 80,000, तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ गई 20,000। लेकिन जो कंजर्वेटिव बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो इसमें। तो क्वेश्चन में दिया होगा मार्जिन, जैसे इसमें भी लिखा है 20% का सेफ्टी मार्जिन, तो क्या करेंगे, इसी 20,000 को 20% बढ़ा देंगे और ऐड करके फाइनली लिख देंगे, जो निकल के आएगा दैट वुड बी द वर्किंग कैपिटल। समझ आया ना, इस तरीके से काम करना है। मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया। तो अब आइए ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। लिखिए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें एक हेडिंग लिख दो, करंट एसेट, चार पांच लाइन छोड़ दो, फिर टोटल, या टोटल की जगह आप लिख सकते हो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, फिर लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, चार पांच लाइन छोड़ दिया इसके लिए भी, यहां लिख देंगे टोटल, अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब वर्किंग कैपिटल हो जाएगी ए माइनस बी, इसमें सेफ्टी मार्जिन ऐड कर देंगे, और जो निकल के आएगा बेटा ये हो जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड।
नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। चलिए अब इसके लिए बेटा जो जो कैलकुलेशन करनी होगी उसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। जो जो कैलकुलेशन करनी होगी उसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। देखिए स्क्रीन पे सबसे पहला वर्किंग नोट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। अब देखो बेटा डेटर्स कैसे निकलेंगे। सेल है 36 लाख की 2 मंथ्स का क्रेडिट। 36 लाख अगर ये 12 मंथ्स की सेल है तो 2 मंथ्स का कितना निकाला हमने ऐसे। क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स। पूरी हाँ हाँ। अब ये हमने डेटर्स निकाल लिया तो इसको ऊपर लिखेंगे डेटर्स वर्किंग नोट नंबर 1। ये आ गया 6 लाख का। चलो आगे अगला पॉइंट देखो बेटा। डेटर्स के बाद मटेरियल में लिखा है 9 लाख का मटेरियल हम लोग कंज्यूम करते हैं और सप्लायर हमें क्रेडिट पीरियड देता है 2 मंथ्स का। तो आइए अब यहां पे कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल 9 लाख का हमने कंज्यूम किया। ट्वेल्व मंथ्स में तो ये हमारे पास आ गया 1,50,000 और ये हमने ऐसे निकाला क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स। और इसको हम लिखेंगे ऊपर ले चल के करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल वर्किंग नोट नंबर 2 1,50,000।
आगे बढ़िए। यहीं से निकल जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लिखिए इसमें, अगर हमने 9 लाख का स्टॉक कंज्यूम किया साल भर में, तो हम 1 महीने का अपने पास स्टॉक रखते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड divided by 12 into 1। अब ये 75,000 रख देंगे करंट एसेट्स में, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्किंग नोट नंबर 3। $75,000। आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब यहां लिखा है वेजेस पेड मंथली इन अरियर। वेजेस हम 1 महीने रोक के पे करते हैं, तो ये लाइबिलिटी हो जाएगी। आइए निकालते हैं पॉइंट 4, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस। कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस है बेटा 7,20,000 की। अगर ये 12 महीने की तो 1 महीने का 60,000। यहां हम लिखेंगे टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय 12। अब इसको लायबिलिटी में लिख दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस वर्किंग नोट नंबर 4 60,000। अगली लाइन पढ़िए। अगली लाइन, अब वो कह रहा है बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है आखिरी में। कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन अरियर। अब इसका मतलब क्या हुआ ना, 1 मंथ इन अरियर, इसका मतलब क्या हुआ, आइए अब जरा यहां समझते हैं। तो है क्या, समझना है क्या बेटा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हैं हम लोगों के, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये आउटस्टैंडिंग होता है, ये आउटस्टैंडिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं 1 महीने का, एंड ऑफ द ईयर। तो आइए जरा अब ये कैसे निकलेगा, वर्किंग नोट बनाइए फटाफट।
वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5 लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। चलो अब इधर देखो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या होता है। देखो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दे रखा है 9 लाख का, और वेजेस दी है 720 की। ये यहां दूसरे तरीके से दे रखा है, चलो ऐसे भी निकाल देंगे अभी। ये देखो एक लाइन ये लिखी है ना, ढंग से मैं एग्जांपल बना नहीं पाया। ये है बेटा ऐसे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, एक तो ये बात लिखी है, और दूसरा यहां पे लिखा है कि कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन अरियर। असल में है क्या, हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कराने का जो भी खर्चा आता है वो 1 महीना रोक के देते हैं, लिखा है ना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इससे पता चला ये बाकी है। अब कितना बाकी है तो पता नहीं, तो यहां लिखा है कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन अरियर। तो जैसे वेजेस वाला नहीं होता क्या, 1 महीने काम कराया कैश दे दिया, 1 महीने काम कराया कैश दे दिया, तो आखिरी में जाके मार्च वाली तो बकाया रह ही जाएगी ना। तो ये ऐसे है, और यहां जहां 80,000 लिखा है इसको लिख दो पर मंथ। जहां 80,000 लिखा है वहां लिख दो पर मंथ। अब बेटा इसको ऐसे निकालेंगे, यहां देखिएगा इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम ऐसे कहेंगे सबसे पहले टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, $80,000 एक 1 मंथ का है, तो 12 8 जा 96, 9,60,000 का हो जाएगा साल भर का। तो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो जाएगा 960। अगर ये 12 मंथ्स का है तो 1 मंथ का कितना, अब चाहे देखो 12 महीने का निकाल लेते हैं। अब देखो, अब समझ जाओगे, स्क्रीन पे देखो, चाहे मैं 12 महीने का निकाल के करूं, चाहे ऐसे कर दें। जब वो लिखा है बेटा हर महीने कैश जाता है 80,000 का, तो 1 महीने रोक के देते हो, तो 12 साल के महीने में 11 महीने का ही तो कैश गया होगा, 1 महीने का तो रुका होगा ना। डायरेक्ट चाहते तो इसको 80 लिख देते, चाहे कैलकुलेट करने पे भी वही आया। समझ आया ना। तो ये हमने एक तो ये लिख दिया। अब इसको लिख दो करेंट लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 80,000, आगे बढ़िए। पढ़ो बेटा नेक्स्ट। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड एज अबव। अब इसका क्या मतलब है, देखो जरा समझना बेटा, देखो कैसे घुमा फिरा के लिखता है।
टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड एज अबव 2,40,000। इसका तरीका समझना, इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे साल भर में 2,40,000 का पेमेंट हुआ है, लेकिन उसका पेमेंट ऐसे होता है जैसे इसका, तो इसका मतलब इसका भी तो एक एक महीने रोक के करते हो। एज अबव का मतलब तो 2,40,000 अगर 12 महीने का, तो एक महीने का 20,000, तो वही एक महीने का आखिरी में रोका होगा। समझ आए? तो आइए वर्किंग नोट बनाएं। 6 नंबर वर्किंग नोट लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हम कहेंगे 2,40,000। अगर ये 12 मंथ का है तो 1 मंथ का 20,000। करंट लायबिलिटी में लिख दिया आउटस्टैंडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर 6, 20,000। आगे पढ़िए। देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा है नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया। टोटल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस 1,20,000। अब ये क्या कह रहे हैं बेटा? सेल्स प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट वाला जो खर्चा है वो एडवांस में करना पड़ता है, क्वार्टरली, एक क्वार्टर का एडवांस में दे देते हैं। और टोटल, ये जो टोटल है 1,20,000, तो बेटा 1,20,000 अगर 4 क्वार्टर का है तो एक क्वार्टर का 30,000 हुआ। ये एडवांस में देते हो तो प्रीपेड, और प्रीपेड क्या होता है? करंट एसेट। तो ये कहां चला जाएगा? करंट एसेट में। वर्किंग नोट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस। सेल्स प्रमोशन तो हम कहेंगे 1,20,000। अगर ये 4 क्वार्टर का तो एक क्वार्टर का 30,000, और इसको लिख देंगे करंट एसेट में, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 30,000। आगे पढ़िए बेटा। आगे देखो क्वेश्चन। अब कहता है बेटा, द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट ऑन अ ग्रॉस प्रॉफिट। द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%, काउंटिंग डेप्रिसिएशन एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर लिखा है इट कीप्स 1 मंथ स्टॉक ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स एंड अ कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख। अब देखो क्या क्या लिखा है। पहले तो 2 लाइन ये क्या,
कि कंपनी 25% बढ़ा के अपना प्रोडक्ट बेचती है और डेप्रिसिएशन को अपना कॉस्ट का पार्ट मानती है। इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हम ग्रॉस बेसिस पे कर रहे हैं। जब कैश बेसिस पे करेंगे तो कैश बेसिस पे जो पैसा जेब से जाता है उसी को लागत मानी जाती है। डेप्रिसिएशन किसी को पे थोड़े ना करना पड़ता है। तो जब वहां आएंगे तब उसका मतलब है, वरना यहां इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ो उसको, आगे बढ़िए। अब ये वाला लाइन पढ़ो। अभी यही क्वेश्चन करेंगे उस दूसरे मेथड से, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर आगे पढ़ो। अब कह रहे हैं कंपनी अपने पास 1 महीने का रॉ मटेरियल का स्टॉक रखती है, तो निकाल तो दिया इसको। अब कहता है नेक्स्ट, कंपनी अपने पास 1 लाख रुपए कैश रखती है। तो भाई 1 लाख रुपए कैश रखते हैं तो ये भी तो करंट एसेट ही हो गया, बोलो। तो कैश इन हैंड ये भी करंट एसेट में डाल दो, 1 लाख रुपए का। नीचे जगह नहीं थी मेरे पास तो ऊपर लिख दिया। अब आखिरी लाइन जरा देखिए, कह रहा है बेटा आखिरी लाइन, ये 1 महीने का रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रखा जाता है बेटा। कह रहे हैं 1 महीने का हमेशा रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रखा जाता है। खूब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। और ये भी बता दिया कि फिनिश्ड गुड्स को हमेशा फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो अब हमें फिनिश्ड गुड्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आ जाइए वर्किंग नोट नंबर 8 में। अब यहां लिखेंगे कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। पढ़िए जरा। हाँ, अब फिनिश गुड्स निकालते हैं। चलो मेरी तरफ देखो। अब अपना कॉस्ट शीट याद करो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। देखो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं लिख के बताता हूं जरा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिल के आती थी बेटा प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद आ जाती थी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है? अब समझना मेरी बात। मटेरियल तो क्वेश्चन में है, लेबर भी क्वेश्चन में है बेटा, लेकिन अपने पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो प्राइम कॉस्ट तो अपने पास है। ठीक है? अच्छा आओ इतना लिखते हैं जरा। लिखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, $9 लाख। कहां से 9 लाख लिखा? साल भर में 9 लाख का लगा ना। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट $7,20,000। तो प्राइम कॉस्ट आ गई। हालांकि यहां प्राइम वगैरह लिखने का कोई मतलब नहीं है, पहला क्वेश्चन है, आपको समझ में है इसके लिए मैं लिख रहा हूं। कॉस्ट शीट के नंबर नहीं मिलते, यहां वर्किंग कैपिटल के नंबर मिलते हैं। 16,20,000, 16,20,000। अच्छा अब इधर देखो मेरी तरफ, सामने देखो बच्चे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिलके बनती है प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हो तो क्या हो जाती है? फैक्ट्री कॉस्ट। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहां लिख रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यूएशन होता है, फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो बेटा सबको ये बात पता है कि जब हम यहां लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो ये होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बोलो, जब लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो फैक्ट्री कॉस्ट, जब लिखते हैं वर्क्स ओवरहेड तो वर्क्स कॉस्ट। होती है कि नहीं? अब वो कह रहा है फैक्ट्री कॉस्ट पे लिखो, तो इसका मतलब एक ही चीज इसमें जोड़नी रह गई, क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। बोलिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड,
फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया है, कहाँ दिया है ये देखो, ये देखो, ये जो लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, भाई मैन्युफैक्चर एडमिनिस्ट्रेशन तुमने अलग से दिया, सेल्स वाला तुमने अलग से दिया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग है क्या? ओवरहेड ही तो है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं चल रहा है कि ओवरहेड करके लिखेगा। समझ में आई बात? तो अब क्या होगा बेटा, ये जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग वाला एक्सपेंस है इसको हम ऐड कर लेंगे। आइए जरा, इसमें मैंने ऐड कर लिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो यहां से हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। अब सब बच्चे देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 80,000 तो एक महीने का था, और सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं साल भर के, तो 9,60,000 होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25,80,000। लिखिए जरा। ठीक है, अब हम यहां निकालेंगे स्टॉक, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ये हो जाएगा 25,80,000। अगर ये 12 मंथ्स का, तो 1 मंथ का कितना? देखिए कितना आता है, 2,16,000। अब ये लिख दो यहां ऊपर फिनिश्ड गुड्स में, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अमाउंट मत लिखना। अमाउंट नहीं लिखेंगे। अब जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे आपको करना है, ठीक है? अब एक काम करो बेटा, ऐसे लिखो इसी के नीचे, नीचे लिखिए सिंस सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आगे लिखिएगा, सेल क्वेश्चन में दे रखी है 36 लाख की, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 25%, 27 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। और अगर हम निकालेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ये आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 27 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, 22,50,000, 2,25,000, 2,25,000। और आइए यहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट नंबर 8, $2,25,000। और अपने पास कुछ है नहीं, तो अब यहां से टोटल करेंगे करंट एसेट्स का 1,06,75,000, 30,000, 10,30,000। लाइबिलिटीज का टोटल आ गया 150, 60, 80, 3,10,000 माइनस 10,30,000, 7,20,000। इसको 20% बढ़ाना है, वन 4,4,000,000, 8,64,000 ये आ गई वर्किंग कैपिटल। ये आ गई वर्किंग कैपिटल, लिखो फटाफट। ठीक है, लिख लिया। अब सामने देखिए एक सेकंड, अब इधर देखो बेटा, फिनिश्ड गुड्स हम लोगों ने 2 बार निकाला। 2 बार इसलिए निकाला बेटा, जो पहली बार निकाला था वैसे यहां यूज होता है, और जो दूसरी बार निकाला वो यहां यूज होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सुन लो। देखिएगा, वेरिफिकेशन, ये आंसर में नहीं लिखना है, खुद के समझने के लिए। अगर फिनिश्ड गुड्स निकालें, देखो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इसने लिया है 9 लाख का शायद। डायरेक्ट मटेरियल सामने देखिए, इसने 9 लाख का लिया है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस ली है इसने 7,20,000। 7,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हम लोग के पास है नहीं। प्राइम कॉस्ट 16,20,000। उसके बाद बेटा फैक्ट्री ओवरहेड, या जिसको बोलते हो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ध्यान देना मेरी बात पे।
9,60,000, 9,60,000। फिर उसके बाद आ गई हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें हम ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 2,40,000 का। तो ये आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और ये क्वेश्चन ने हमें दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 120 का, 1,20,000 का। $1,20,000 का। और अब यहां से आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, और इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो आ जाएगी सेल। सेल क्वेश्चन में दे रखी है 9 लाख की, 6 लाख। ठीक है, अब इधर देखना, एक सेकंड सामने देखते जाइए। इसमें लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। जब कुछ न लिखा हो तो सेल का 25%, तो सेल 36 है, तो ये 9 लाख। तो ये आना चाहिए 27 लाख, ये आना चाहिए 27 लाख। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, पांचों जोड़ के देख लो 27 नहीं आएगा, खुद से कर लो। पांचों जोड़ के देख लो 27 नहीं आएगा। नहीं आया ना? कितना कम पड़ा? चलो अब इधर देखो, स्क्रीन पे देखिए। अब ये क्या पॉइंट है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो बेटा, ये तो 27 है, ध्यान से देखना, ये 27 है। देखो, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये जोड़ते हैं, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 120 ऐड किया जाता है तो 27 लाख आता है। तो अगर हम 27 लाख में से 1,20,000 घटा दें, 25,80,000 ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, जब एडमिनिस्ट्रेशन और ये आ गया, अब ये देखो, जब मैन्युफैक्चरिंग में, ध्यान से सुनिएगा, जब मैन्युफैक्चरिंग में एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ते हो तब ये आता है। तो अगर हम 2580 में से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। अरे देखो, जब x में 240 ऐड करते हो तभी तो ये आता है ना। तो अगर x प्लस 2,40,000, अगर ये है 25,80,000,
तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो भी आएगी। तो इसमें से 240 माइनस कर दिया तो ये आ गया 2340, यहां लिख रहा हूं 2340, 2340 समझते जाना, 2340। अब देखो बेटा, अगर 2340 ये है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो इसका मतलब 1, 2, 3 और 4, चारों को जोड़ने पे 2340 आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। देखो 9 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 16,20,000 प्लस 9,60,000, ये अच्छा ठीक। तो इन दोनों का टोटल ये है, तो ऐसा करते हैं खाली इन दोनों को जोड़ लो। देखो ये 16,20,000 प्लस 240, ये हमारे पास आता है इन दोनों का टोटल, खाली इन दोनों का, ये आता है 18,60,000। अच्छा, तो ये आता है 25,80,000, ये आ रहा है 25,80,000, ये आ रहा है 25,80,000, इन दोनों का टोटल। और जबकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास 23 और 40 की आ रही है, तो आप जानते हो ये क्या मिसिंग है इसमें, समझना इसमें मिसिंग क्या है। यहां देखिए इसमें मिसिंग क्या चीज है। ये लिखा तो नहीं है अभी आप लोगों ने, नहीं लिखा है ना। तो चलो अब इधर देखो जरा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने पे आती है प्राइम कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को ऐड करने पे आती है मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड करने पे आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बेटा होता ऐसे है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए किसका, फिनिश्ड गुड्स का, वो रह गया, इसीलिए इसमें हो रही है मिस। देख लो 1 मिनट उसमें लगेगा, तब ये समझ में आएगा क्या चीज है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब देखो ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं अपने पास, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों के पास है। कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है, यहां जो ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 21,15,000 का हमारे पास स्टॉक है। अब सुनो पॉइंट क्या है, वो आज प्रूव हो नहीं पाएगा, टाइम हो रहा है खत्म। असल में ऐसा है ना, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इसमें लिखा है, देखो इधर, ये देखो ये लाइन क्या लिखी है, काउंटिंग डेप्रिसिएशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोडक्शन का पार्ट है, और डेप्रिसिएशन कहीं दिया नहीं है, डेप्रिसिएशन कहीं दिया नहीं है, तो वही डेप्रिसिएशन ढूंढना है। हम क्या करेंगे, जब कॉस्ट शीट चाहे नीचे से बनाना शुरू करेंगे, नीचे से क्यों, क्योंकि सेल है, सेल में से जीपी हटाएंगे, और नीचे से जब बनाना शुरू करेंगे ऊपर से बनाना शुरू करेंगे, तो वर्क्स कॉस्ट आके टैली नहीं करेगी, उसमें डिफरेंस आएगा, जितने का डिफरेंस आएगा वो उतना डेप्रिसिएशन है।
वो डेप्रिसिएशन है। अब समझना, मैंने शॉर्टकट में करवा दिया, आज तो काम चल गया, अभी अभी करेंगे, अगली क्लास में प्रूव करते हैं। अब ये देखो, आप ही देख लो ना, देखो जब ऊपर से जोड़ते हुए आ रहे हो तो फैक्ट्री कॉस्ट 25,80,000 आई, सेल में से जीपी घटाया तो यही 27 लाख आ रही है। तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस है ना, अभी अब आज टाइम खत्म हो गया, वो निकल के आएगा, वही उतना डिप्रिसिएशन निकल के आएगा। अब है क्या समझना, जब हम ऐसे कर रहे हैं तो इसमें डिप्रिसिएशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां लिखा है, ये देखो, कह रहे हैं फैक्ट्री के खर्चे हम 1 महीने रोक के देते हैं और नगद जिन खर्चों की पेमेंट करते हैं वो 80,000 है। तो 80,000 तो नगद वाले हैं ना, तो उसमें डिप्रिसिएशन थोड़े ना होगा। हम तो 80,000 को मल्टीप्लाई करके 960 निकाल के कैलकुलेट कर लिए। तो इसका मतलब, और हम लोग कैश बेसिस पे तो कर नहीं रहे, पॉइंट ये है। तो इसका मतलब डिप्रिसिएशन उसमें मिसिंग है, तो डिप्रिसिएशन ऐड करना है। समझ गए ना? अब अभी कॉस्ट शीट अगली क्लास में बना देंगे तो वो एकदम टैली कर जाएगा, जो यहां से डिफरेंस आ रहा है जो वहां से आएगा, दोनों मैच कर जाएंगे। फिलहाल काम चल गया। अब इधर देखो, जब ऐसे दिया हो तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने शॉर्टकट करा दिया, इसी से आप कैलकुलेट कर लेंगे यहां। अब ये जो निकल के आई यही वर्किंग कैपिटल हुई। हाँ, उसी पे करेंगे, अभी अभी कल देखेंगे। आज जो मैं पॉइंट बता रहा हूं पहले ये समझ लो। डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉब्लम है, डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट मानना है और हमने 80,000 रुपये निकाला तो 80,000 कैश वाले खर्चे हैं, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए इसमें डिफरेंस आ रहा था। इसी वजह से ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। 25,80,000 में डेप्रिसिएशन नहीं है, नहीं है तो फिर ये इसमें चला जाएगा कैश कॉस्ट में, और कैश वाला थोड़े ना पढ़ रहे हैं, अभी तो ग्रॉस वाला पढ़ रहे हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन लिया जाएगा। जब डेप्रिसिएशन लिया जाएगा तो उसका शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? अरे सेल में से अपना खर्चा घटा दो, मुनाफा, तो उसी में तो सारे खर्चे होंगे, डेप्रिसिएशन अपने आप होगा उसमें। जब अपने आप होगा तो उसी पे निकाल दो, कैलकुलेशन निकाल दिया। समझ में? अभी अगली क्लास में भी मैच भी करवा देंगे। अब आज के लिए इतना ही कर लो।